नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जय शर्मा। आज है 15 सितंबर और आज के दिन की बात करें तो लोगों के लिए मनोरंजन की पहली खुराक साबित होने वाला दूरदर्शन सन 1965 को आज ही के दिन यानी 15 सितंबर से शुरू हुआ था। दरअसल तब 15 सितंबर 1959 को सरकारी प्रसारक के तौर पर दूरदर्शन की स्थापना हुई। धीरे धीरे समय के साथ दूरदर्शन ने भी कई रूप बदले और अब जमाना डीटीएच का आ गया है। देखते हैं कि दूरदर्शन की डॉक्यू फिल्म। इतिहास का मैं आईना हूं। ये तो आपको मालूम ही है कि मेजर गगारिन पहले आदमी हैं जो अंतरिक्ष की यात्रा पर गए। First male Kings of Romania. तहजीब का रंग सुनहरा वो आई थी। गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा। मैं नए भारत का चेहरा। मैं कल भी था, मैं आज भी हूं, मैं नवयुग का अंदाज भी हूं। ये जो है बशर राम जी उन लोगों में से हैं जो कुछ न होते भी अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। बड़े शहर की एक गली में बसा हुआ है नुक्कड़। सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में। मैं देशभक्त भी कह रहा हूं, मैं नए भारत का चेहरा, मैं नए भारत का चेहरा। स्वागत है आप सभी का कू की कूंज में। आइए नजर करते हैं आज की कू पे। सदगुरु जग्गे वासुदेव का आज का सुविचार से करते शुरुआत। इंसान की अहमियत को लेकर हमें अपनी सोच को बदलना होगा। धरती पर जीवन के जैसे दूसरे रूप है, इंसान बस एक और रूप है। नजर करते आगे की कू पे तो बीजेपी गुजरात ने कू करते हुए कहा कि गुजरात विरोधी मानसिकता वाली मेधा पाटकर को कांग्रेस समेत विकास के तमाम विरोधियों ने गुजरात को नर्मदा का नीर हासिल करने से रोकने की साजिश रची, जो जीवादोरी की तरह है। लेकिन हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री और वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने दृढ़ मत से उपवास किया और घरों और लोगों तक मां नर्मदा का जल पहुंचाया। માટેના જેટલા ષડયંત્રો થાય એ બધા ષડયંત્રો કોંગ્રેસે કર્યા। કચ્છમાં નર્મદાના નીર આવશે 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 પણ આવ્યા નહીં। જો આ યોજના ના થાય અડધા કાઠિયાવાડને હિજરત કરવી પડે પાણી વિના। પેલા પાણી જ નહોતું અમારા ગામમાં, એટલે એ નદીમાંથી જઈને પાણીના વીણામાંથી વાટકેથી પાણી ભરતા। પાણી કુવામાં ફૂટી જતું હતું। 3-4 કુવા રખડતા તો અમને પાણી મળતું હતું। કે દાદા હો દીકરી વાગડમાં ન દેજો સહી। એનો મતલબ કે 3 કિલોમીટર તળાવમાં પાણી ભરવા જતા રાતના ઉઠી ઉઠીને। અને લોકો એવું કહેવતમાં કહેતા કે દીકરી ધંધુકે ન દેજો, ભલે બંદૂકે દઈ દેજો, બાકી ધંધુકામ ન દેજો। જો આનો ઉકેલ ન આવે તો ગુજરાત પાણીની ગંભીર મુશ્કેલીમાં ખૂબ હેરાન થાય। અને એ વિઘ્નને દૂર કરવા માટે એ ઉપવાસ ઉપર ઉતર્યા અને મને પણ સાથે બેસાડ્યો।
ભગીરથી મુનિએ પૃથ્વી ઉપર ગંગા લાવ્યા તેવી જ રીતે નર્મદાના નીર નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ કચ્છમાં લઈ આવ્યા. અને સમાચાર મળ્યા તમારી વાત સ્વીકાર કરી લીધી છે, ડેમ ઊંચો કરવામાં આવશે. એટલો આનંદ થયો જાણે દિવાળીનો ઉત્સવ હોય એટલો આનંદ થયો બધાને. અમારા કચ્છ જેવા સૂકા પ્રદેશમાં નર્મદા આવી ગઈ પછી તો ખેડૂતોને અને બેન દીકરીઓને બહુ લીલા લહેર છે. ખેડૂતો 3 પાક લેતા થઈ ગયા છે, પ્લસ બેન દીકરીઓને બેડામાંથી મુક્તિ મળી. છેલ્લા 5 વર્ષથી ખેડૂતોને એવી પિયત થાય છે, આ જીરો, એરંડા, કપાસ, રાયડો એ બધા પાક અમે લઈ શકીએ છીએ. આજે 920 ગામડાઓ છે, ગામડે ગામડે આજે પાણી નર્મદાનું જે પહોંચવાનું હતું એ બધું પહોંચી ગયું છે. અને એ નીર આ મોહમ્મદ હોય કે મોહન હોય એ પીએ છે. ખરેખર આ સરદાર સરોવર જે આજે છલકાઈ રહ્યું છે એમાં નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો ખૂબ મોટો પુરુષાર્થ છે અને ખૂબ મોટો હાથ છે. ग्वालियर मध्य प्रदेश के राजमाता विजया राजे सिंधिया हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर जी तथा भाजपा पदाधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का स्वागत किया. जयराम ठाकुर ने कूक करते कहा कि बुजुर्गों का सम्मान और उन्हें संबंध प्रदान करना हमारा सर्वोच्च ध्येय है. इसी दृष्टि से हमारी सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन हेतु आयु सीमा 80 से घटाकर 60 वर्ष की कर दी है. जरूरतमंदों को संबल प्रदान करने हेतु हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि में भी बढ़ोतरी की है. आज इस योजना से लाखों लोगों को सीधा लाभ प्राप्त हो रहा है. मेरे को लगी है बुढ़ापा पेंशन लगी हुई है. मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करती हूँ. मुझे बड़ी खुशी है, मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूँ. तो अब जो आत्मा पुंजो खिचड़ी सरकार का बड़ा धन्यवाद है. जो इस वक्त सियाने जो क्या करते हैं. मीनाक्षी लेखी ने आज कूक करते हुए लोगों को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जनजातियों में 5 राज्यों छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश से जनजातियों को शामिल करने को मंजूरी दे दी है. इन समुदायों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए इन जनजातियों को शामिल करने से हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का वादा आगे बढ़ता है. कमलनाथ ने आज बीजेपी पर निशान साधते हुए विधायक का वीडियो प्रसारित कर कहा कि यह है मध्य प्रदेश के एक आदिवासी विधायक का दर्द. सरकार भ्रष्टाचार व जनहित के मुद्दों पर ना सदन में चर्चा चाहती है ना बाहर. विधायकों को भी सदन में प्रवेश से रोका जा सकता है. एक विधायक को अपने क्षेत्र में बांध निर्माण में हुए भ्रष्टाचार व क्षेत्र की जनता से पुनर्वास, राहत व मुआवजे की मांग को सदन में उठाने का हक नहीं है क्या? इस घटना से शिवराज सरकार का आदिवासी विरोधी रवैया एक बार फिर सामने आया है. मेरे साथ में जो कल घटना हुई, मैं कल मेरे क्षेत्र का कारम डैम का 304 करोड़ का जो घोटाला हुआ, उस घोटाले को मैं उजागर करने के लिए विधानसभा में मैं अध्यक्ष के पास जा रहा था. उस समय गेट पे पुलिस वालों ने मेरे को मारा ठोकी करी, और उस बात को जब मैंने अध्यक्ष जी को बताने के लिए आया कि मेरे साथ में इस प्रकार घटना घटी, तो एक विधायक उमाशंकर जी मेरे को धक्का मुक्की करने आए, मारने आए और मेरा गला दबाकर मारने की कोशिश कर रहे थे. मैंने उनको बोला कि साथी मेरा क्षेत्र का मामला है, क्या मैं ये मेरे मामले को नहीं उठाऊंगा? वहां के लोगों के साथ में जो पुनर्वास देना था उनको पुनर्वास नहीं दिया गया. डैम में जो किसान आ रहे थे उनको पुनर्वास नहीं दी गया. आज जंगलों में वो लोग टापरियां बना कर 500 परिवार से ज्यादा, एक परिवार को भी सरकार ने कोई सुविधा नहीं दी. अब आखिर में अब कहां पे जाए? 500 परिवार से ज्यादा लोग जंगलों में रह रहे, और शिवराज जी ने आज तक वहां पर जाकर के देखा नहीं है. ऐसे भ्रष्ट मैं मुख्यमंत्री की निंदा करता हूं. आज हमारे अब आखिर में हम विधानसभा में के अलावा हम कहां पे जाएं?
विधानसभा में आज उन लोगों ने मुझे चुन के भेजा है, उनकी आवाज को उठाने के लिए। मैं उनके अधिकार की बात करने जा रहा था। आज जंगलों में एक साजिश के तहत एक विधायक को उन्होंने भेजा और मेरे साथ में हमला किया। क्या मुझे उनको माननीय अध्यक्ष जी को बताने का अधिकार नहीं, मुझे गृह मंत्री जी को अधिकार नहीं बताने का? इस बीच में वो सुरक्षा मुहैया कराए, सुरक्षा मुहैया क्या किया उसके साथ? तो सुरक्षा मुहैया मांग रहे हो हमारे साथ में जो घटना घट रही। मुझे मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस विधायक को नहीं, मेरे साथ जानलेवा हमला करने के लिए आया। मैं आरोप लगाता हूं कि ये जो सुरक्षा की मांग कर रहा झूठा ढोंगी आदमी, मुझे सुरक्षा चाहिए ना तो मेरे से जो सुरक्षा है वो भी ले ली जाए। मैं मरने के लिए तैयार आदिवासी किसान भाइयों के लिए, और मैं पूरे विधानसभा के लोगों की सेवा करने के लिए मुझे चुना है, तो मैं आवाज उठाऊंगा। ये आवाज को कभी रोक नहीं सकते। आज अगर ये यहाँ नहीं सुनी जाएगी तो हम राज्यपाल के पास भी जाएंगे, राज्यपाल जी को भी हम मेरी बातों से अवगत कराऊंगा। क्या हमारे आदिवासियों को वो मकान नहीं दिया जाना चाहिए? उनकी जमीन छीन गई, आज जंगलों में रह रहे, फॉरेस्ट वाले भी उनको भगा रहे हैं। इस प्रकार से बहुत हमारा क्षेत्र दहशत में है। शिवराज जी आज तक वहां पर नहीं गए, ये मैं बता। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कूकर बताया कि ग्रामपला कुम्हेर में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों से मिला और उनसे योजना के अंतर्गत हुए इलाज की जानकारी। लोगों ने योजना की तारीफ करते हुए कहा कि इससे आमजन को बहुत लाभ मिला है। बीमारी क्या थी? अच्छा, आपको क्या किया? एक हमारे कुछ दंड डलाए जो आप डाला जनरल में डला था, सरकारी में तो इलाज ही नहीं हुआ। कैथ लैब सर अभी सरकार में फ्री हो गया, अच्छी स्कीम है, स्कीम तो बहुत बढ़िया है। स्कीम गरीब भरे जाना आ जाए, कोई साहब चला रही था, भरे जाना आ जाए, सबको भला हो रहा है। हाँ भला हो रहा है सबका, बढ़िया था। अच्छी बात बोले, अच्छा लगा आपसे मिलके। मीनाक्षी लेखी ने आज नई दिल्ली में क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग पर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत ने सभी को वहनीय, सुलभ और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के उद्देश्य से अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के हिस्से के रूप में दक्षिण एशिया में ऊर्जा सहयोग में बड़ी प्रगति की है। उन्होंने एक एकीकृत दक्षिण एशिया क्षेत्रीय बिजली बाजार के महत्व पर प्रकाश डाला, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योगी आदित्यनाथ ने कू के माध्यम से डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि महान अभियंता भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। आधुनिक भारत के निर्माण में देश के समर्थ, प्रत्योगवर्धी और ध्येयनिष्ठ अभियंताओं की बड़ी भूमिका है। ऐसे समस्त कर्मशील अभियंताओं को अभियंता दिवस की हार्दिक बधाई। बता दें कि सर मोक्षगुणम विश्वेश्वरैया भारत के महान अभियंता एवं राजनयिक थे। उन्होंने सन 1955 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से विभूषित भी किया गया था। भारत में उनका जन्मदिन अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्मार्ट ग्राम पंचायत विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन मौके पर कहा कि देश के सबसे ज्यादा गांव उत्तर प्रदेश में स्थित है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के
5 ट्रिलियन इकोनॉमी के संकल्प में निसंदेह राज्य की भी भूमिका होगी। ये सार्थक तब होगा जब हमारी ग्राम पंचायतें सशक्त होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम तकनीकी से जोड़कर अपने ग्राम पंचायतों को स्मार्ट बना सकते हैं। जीडीपी में 1% से अधिक की बढ़ोतरी करनी है तो वो हाई स्पीड इंटरनेट और वाईफाई के माध्यम से ही हो सकता है। उत्तर प्रदेश में अभी तक औसत 32% की ही इंटरनेट की सुविधा है। इसे अगर हम 85 से 90% पर ले जाए तो स्वतः स्फूर्त ये सब जीडीपी 7 से 8% तक हो सकती है। ग्राम पंचायतों में हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय का निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। 58,000 में से 24,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में अब तक अपना ग्राम सचिवालय बन चुका है। सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में एक पंचायत सहायक की तैनाती जो कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में ग्राम प्रधान का सहयोगी और के रूप में काम करेगा, वह वहां पर उनके सहयोग के लिए पहले से तैनात किया गया है। हर ग्राम पंचायत ने के लिए एक वीसी सखी यानी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की सुविधा वहां पर दे दी गई है और वीसी सखी में से अब तक 33,000 ने वहां अपने अपनी ग्राम पंचायतों में ज्वाइन किया है। और आपने ये भी देखा होगा कि इन लोगों ने अब तक एक वर्ष में 5500 करोड़ रुपए का लेन देन किया है, 14.5 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया है। एक वीसी सखी ने तो एक वर्ष में जो शुद्ध मुनाफा स्वयं कमाया है वो 3 लाख रुपए का हर वर्ष वह कमा रही है। यानी ये वीसी सखी की एक व्यवस्था है और ये सुविधा हमें बताती है कि डिजिटल लिटरेसी और फाइनेंशियल लिटरेसी में वीसी सखी की भूमिका किस रूप में हो सकती है, यह ग्राम पंचायतें उस रूप में प्रस्तुत कर रही है। हर ग्राम पंचायत को फ्री में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध के साथ जोड़ने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है और 243 प्रकार की सेवाएं हमारी ग्राम पंचायतें कुछ देनी प्रारंभ हुई हैं, कुछ देना प्रारंभ करेंगे, बहुत शीघ्र देना प्रारंभ करेंगे। ग्राम पंचायतों में अच्छी कनेक्टिविटी हो, हर व्यक्ति के पास अपना आवास हो, हर घर में शौचालय हो। आज उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में आप देखेंगे तो रात्रि के समय में हर घर में, पूरे गांव में एलईडी स्ट्रीट लाइट से पूरा गांव जगमगाता हुआ दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश के किसी भी ग्राम पंचायत को अगर आज के दिन पर आप देखेंगे तो यह एलईडी स्ट्रीट लाइट से पूरा ग्राम पंचायत दिखाई देता है। एक मान्यता है कि अगर जीडीपी में 1% यानी 1% से अधिक की बढ़ोतरी करनी है तो वह हाई स्पीड इंटरनेट और वाईफाई की फैसिलिटी अगर ग्राम पंचायत में है और अगर हम इसको 10% बढ़ा दें किसी भूभाग में, किसी स्टेट में, तो वह 1.3% की बढ़ोतरी जीडीपी में करता है। उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में अगर हम देखें तो यहां पे लगभग 32-33% ही अभी ग्रामीण क्षेत्र में हमारे पास इंटरनेट और वाईफाई की सुविधा है। अगर हम जो लोग उपयोग करते हैं, अगर इसको उपयोग करने वाले ग्राम पंचायतें और गांवों के लोगों को जोड़ करके से हम 85 से 90% करेंगे तो यूपी की जीडीपी में इसके कारण ही लगभग 7 से 8% की बढ़ोतरी स्वतः स्फूर्त भाव के साथ केवल हम तकनीक का उपयोग करते हुए हाई स्पीड इंटरनेट की सेवाओं का विस्तार और ग्राम पंचायतें उसका उपयोग करना प्रारंभ कर देंगे तो जीडीपी में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी और उत्तर प्रदेश आसानी से उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकता है जो आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसमें हाई स्पीड इंटरनेट है, फ्री वाईफाई की व्यवस्था है, इसमें ई कॉमर्स के माध्यम से, एडुटेक के माध्यम से, टेलीमेडिसिन के माध्यम से हम इस सुविधा को और तेजी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक। हेलो पुलिस,
पुलिस, कितनी बार बोला माइंड योर ओन बिजनेस। किसी का एक्सीडेंट हो गया, तुझे ही एम्बुलेंस बुलाने की क्या जरूरत थी? बुलाया तो बुलाया, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की क्या जरूरत थी? फंस गए नहीं इस झंझट में। आप इनके पिताजी? थैंक यू सर। ऐसा बेटा पैदा करने के लिए जो इंसान की जान की कीमत समझता है। हिंदुस्तान का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में। एक सेल्फी। आइए सर, आप ही आइए। रोड एक्सीडेंट अगर आपके सामने हो, मदद करना, मत डरना, पुलिस हमेशा आपकी आभारी रहेगी। सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाला व्यक्ति गुड स्मार्टन अब सभी प्रकोप की परेशानियां जैसे अस्पताल, पुलिस विभाग और अदालती प्रक्रियाओं से सुरक्षित है। इस सुरक्षा को भारत सरकार ने मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 134A के माध्यम से स्थापित किया है। इस गुड स्मार्टन लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने भी रिट याचिका 235/2012 सेव लाइफ फाउंडेशन बनाम भारत सरकार ने अपने आदेश द्वारा मान्यता दी है। आइए आगे बढ़ें, सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करें। ब्रेक बाद नजर करते हैं आगे की कूप है। मंत्री अनुप्रिया पटेल द्वारा कू कर बताया गया कि सीएम रिप कंबोडिया में 19वीं EEM भारत परामर्श और 10वीं EAS EMM बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पहुंची। CMP रिप हवाई अड्डे पर कंबोडिया में भारत के राजदूत महामहिम डॉक्टर देवयानी खोबरागड़े का गर्मजोशी से स्वागत और उसके बाद होने वाली बैठकों में भी भाग लेंगे। वर्षों से चाहे मछली पकड़ने, खेती या डेयरी में भारत ने वैश्विक उत्सर्जन में अपने योगदान को सीमित रखने की कोशिश की है। इस संदर्भ में अधिक प्रासंगिक, लागत प्रभावी समाधान हमारे किसानों और डेयरी क्षेत्र द्वारा आसानी से अपनाए जाएंगे। And in that respect, over the years, whether it's in fishing, whether it's in farming, whether it's in dairy, we have tried to keep our contribution to global house emissions at the very least. And therefore, a country supporting nearly 17% of the world population has contributed barely 3% to all that gas fizzes up there and hurting the world. In this situation, I think more relevant solutions, more cost-effective solutions given to the farmers will be adopted very readily by the farmers. Will be adopted very readily by our dairy which produces the milk. रेल मंत्रालय द्वारा विनेश फोगट को बधाई देते हुए कहा कि मेडलिस्ट मुकाबलों में विनेश फोगट ने इतिहास रचा। सर्बिया के ब्रेडगेड में वर्ल्ड सीनियर रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में जीतने के बाद 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीतने वाली पहली महिला पहलवान बनी। पुष्कर सिंह धामी ने आज लांस नायक करम सिंह जी को याद करते हुए कहा कि अदम्य साहस और अद्वितीय पराक्रम की प्रतिमूर्ति परमवीर चक्र से अलंकृत लांस नायक करम सिंह जी की जुबली पर सत सत नमन। मां भारती की सेवा के प्रति समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा है। धर्मेंद्र प्रधान ने कू करते कहा कि दुनिया की मौलिक आवश्यकताओं को संभालने का गुण रखने वाले 21वीं सदी की नई पीढ़ी तैयार करना शिक्षा का उद्देश्य है। आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने। एनसीईआरटी की यह दायित्व है, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सीबीएसई, ये मोटा मोटी और आप सभी लोग, आप एक प्रशासनिक व्यवस्था है, आत्मा तो बनाने वाले दायित्व एनसीईआरटी के पास है और ऐसे महानुभावों के पास, फिलांथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन के पास है। हमें 21वीं सदी में एक नई पीढ़ी खड़ा करनी है, जो पीढ़ी, जो मानव संबल इस देश को तो संभालेगा ही, दुनिया की मौलिक आवश्यकता को संभालने की गुण रखता है। ये हमारे सिंपल तरीके से, ये मेरे समझ में ये शिक्षा की उद्देश्य है। अपेक्षा रखूंगा सीबीएसई उसको
मैंडेटरी तो ये नहीं हो सकता है। एक एडवाइजरी के रूप में आपके पास शायद 25,000 एफिलिएटेड स्कूल है। 28,000 स्कूलों में आप के पास आज भले ही गिनती नहीं होगा, सीबीएसई मानता होगा मेरे काम बोर्ड एग्जामिनेशन कराना, मेरा तो अपेक्षा है ऐसा नहीं है। आपकी काम है बाल वाटिका, एनईपी, सीबीएसई भारत सरकार की इंस्ट्रूमेंट है। सीबीएसई की दायित्व बाल वाटिका 1 से है 12 तक। ये 15 साल की आयु वाले, 15 साल की अवधि वाले 17-18 साल की आयु तक बच्चों को वैल्यू एडेड एजुकेशन, मूल्य आधारित शिक्षा की एक पेडागोजी केवल रामकृष्ण मिशन नहीं है। अनेक सामाजिक संगठन, अनेक स्वयंसेवी संगठन, अनेक व्यक्ति, हम देखते हैं आप में से कई होंगे जो शिक्षा को एक पैसा नहीं मानते होंगे। आपके घर में भी दिक्कत होगा, आपके घर में भी बच्चे स्कूल जाते होंगे, आपके घर में 4 और समस्या होगा, चिकित्सा की समस्या होगा, बच्चों की रोजगार की समस्या होगा, आकांक्षा को पूर्ति करने की चैलेंज होगा। उसके बावजूद आप जब स्कूल पहुंचते हो खुद को खो देते हो, आप में रम जाते हो। उसी की नाम है मूल्य आधारित शिक्षा। आप में कुछ तो मूल्य है, इसीलिए आप खो जाते हो, आप भावुक हो जाते हो। आप वो 6 घंटा सब भूल के फिर 5 बजने के बाद अरे 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 बच्चा तो स्कूल में आया होगा, रो रहा होगा, ये आपको ध्यान में आ रहा है। इसलिए मेरा अपेक्षा सीबीएसई से रहेगा कि आप बाल वाटिका 1 to क्लास 12 तक ये सारे में एनसीईआरटी जो कैरिकुलम, जो फ्रेमवर्क आपको दे रही है उसको तो करिए ही, लेकिन एक वार फुटिंग पे, हम क्राइसिस में इसे मान के चलिए, वैल्यूज जितने जल्दी पुनः स्थापित हो पाए, नहीं है ऐसा मेरा मानना नहीं है ही, थोड़ा उसको आईना दिखाने के काम होती है। आईना दिखने से सब तो हम सुबह से शाम तक आईना 8 बार दिखते हैं, आईना दिखाने की काम हम थोड़ा करें। सीबीएसई इसको एक एडवाइजरी ओब्लिक मैंडेटरी ब्रैकेट, हम क्या शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, क्या स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, महात्मा गांधी शिक्षा की कल्पना में, श्री अरविंद एक ही बात कहते हैं, कुछ भी करो देश के लिए करो, पढ़ाई करो, नौकरी करो, फुटबॉल खेलो, व्यवसाय करो, जो भी करो देश के लिए करो। ये कल्पना कहां से आएगी? ये कल्पना शिक्षा से ही आएगी। कौन देगा? शिक्षक, शिक्षयित्री ही देंगे। इसलिए एनईपी ने हमने कल्पना किया, ये सारा व्यवस्था के मूल स्टेक होल्डर कौन है? विद्यार्थी, स्टूडेंट्स। किसके द्वारा होगा? टीचर्स के द्वारा होगा। फॉर स्टूडेंट बाय द टीचर, टीचर लेड होलिस्टिक एजुकेशन, पूर्णांग शिक्षा जो भारत की मूल जीवन प्रवाह में है। मंत्री जयराम ठाकुर द्वारा कू के माध्यम से लोगों को बताया कि सिरमौर के ट्रांसगिरी क्षेत्र के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा की एवं केंद्र सरकार का हार्दिक आभार। यह निर्णय क्षेत्र के लोगों की समृद्धि, संस्कृति और परंपराओं के संवर्धन और क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करने में सहायक सिद्धि होगा और हाटी समुदाय के समस्त भाई बहनों को भी बधाई। देवसी चौहान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को कहा कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन हर सेक्टर का आधार टेलीकॉम सेक्टर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म और परफॉर्म कर रहा है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि देश आज आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा देश आने वाले समय में जब शताब्दी महोत्सव मनाए,
अब जब अमृत काल में हो तब हमारा देश डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बने, विकासशील देश से विकसित देश बने। और ये सपना अगर कोई साकार कर सकता है तो वो हमारा टेलीकॉम सेक्टर कर सकता है, आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन हर सेक्टर में, चाहे कोई भी सेक्टर हो, लेकिन उसका अगर आधार है तो वो हमारा टेलीकॉम सेक्टर है। और हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म और परफॉर्म की बात करती हो, और ट्रांसफॉर्मेशन और रिफॉर्म करके एक। गिरिराज सिंह ने आज कूक कर बताया कि ग्रामीण समुदाय के सशक्तिकरण में कोई पीछे न छूटे विषय पर पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लखनऊ में आयोजित 2 दिवसीय स्मार्ट ग्राम पंचायत राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व कपिल पाटिल के साथ किया। दिल्ली सरकार ने कूक कर बताया कि दिल्ली जल बोर्ड के भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन से मिल रहा मुंडका वासियों को स्वच्छ पेयजल। आइए देखते हैं मुंडका वासियों की जुबानी। दिल्ली जल बोर्ड ने मुंडका निर्वाचन क्षेत्र के गांवों और अनाधिकृत कॉलोनियों में पेयजल की आपूर्ति के लिए ग्राम मुंडका में 295 लाख लीटर यानी 6.5 मिलियन गैलन क्षमता के भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन का निर्माण किया है। इस यूजीआर को नांगलोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से फिल्टर पानी मिलेगा। ये यूजीआर वर्तमान में मुंडका निर्वाचन क्षेत्र के 5 अनाधिकृत कॉलोनियों और गांवों को पानी उपलब्ध कराएगा। मुंडका अंडरग्राउंड रिजर्वायर से मुंडका गांव, हिरण कुदना गांव, टिकरी गांव, लेखराम पार्क, बाबा हरिदास नगर, नीलवाल गांव, स्वर्ण पार्क, गुलशन पार्क, राजधानी पार्क, फ्रेंड्स एनक्लेव, बक्करवाला गांव, बक्करवाला आरएससी, लोकनायकपुरम, नांगलोई और जेजेसी कैंप नंबर 2, कविता कॉलोनी आदि में स्वच्छ पानी की सप्लाई की जाएगी, जिसके लिए मुंडका विधानसभा क्षेत्र की जनता मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड का शुक्रिया अदा कर रही है। यूजीआर मुंडका के अंदर जो नया बन रहा है, उसके बनने के बाद हमारी एरिया की, हमारी मुंडका विधानसभा की तकरीबन समस्या 100% पूरी हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अरविंद जी ऐसे ही हमारे एरिया के लिए अच्छा काम करते रहे। मुंडका में जो यूजीआर चालू होने वाली है, इसके लिए सीएम केजरीवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुंडका यूजीआर के चालू होने से लगभग 1,25,000 आबादी को लाभ होगा। मुंडका यूजीआर की कुल क्षमता 295 लाख लीटर यानी 6.5 मिलियन गैलन है। मुंडका गांव में निर्मित की गई योजना की कुल लागत 46 करोड़ रुपए है। वर्तमान में पीपीपी परियोजना के तहत मुंडका निर्वाचन क्षेत्र में 53 अनाधिकृत कॉलोनियों में से 44 कॉलोनियों में पानी की लाइनें पहले ही चालू हो चुकी हैं। 6 कॉलोनियों में काम प्रगति पर है। 2022 में बाकी 3 कॉलोनियों में भी पानी की लाइनें चालू हो जाएंगी। संबित पात्रा ने आज कूक कर सभी को इंजीनियर्स डे की बधाई देते हुए कहा कि एक अनुकरणीय इंजीनियर और भारतीय युवाओं के प्रेरणा स्रोत भारत रत्न मोक्षगुणम विश्वेश्वरैया जी की जयंती पर उन्हें नमन। इंजीनियर्स डे पर मैं अपनी इंजीनियरिंग बिरादरी को भारत की प्रगति में उनके योगदान के लिए बधाई देना चाहता हूं। बीजेपी नेता सोम प्रकाश ने कूक करते हुए बताया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान द्वारा आयोजित संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रध्वजों के 22वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज समरकंद के लिए रवाना होंगे। साथ ही में उन्होंने एक वीडियो भी इजरी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभियंता दिवस पर अभियंताओं को बधाई दी। नरेंद्र मोदी ने अभियंता दिवस पर सर एम विश्वेश्वरैया के अभूतपूर्व योगदान को भी याद किया। ट्वीट की एक श्रृंखला में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी अभियंताओं को इंजीनियर्स डे पर बधाई।
हमारे देश में अभियंताओं का एक कुशल और प्रतिभाशाली समूह है जो राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहा है। हमारी सरकार नए इंजीनियर्स कॉलेजों की स्थापना समेत इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के लिए अवसंरचना का विस्तार कर रही है। इंजीनियर्स डे पर हम सर एम विश्वेश्वरैया के अभूतपूर्व योगदान को याद करते हैं। कामना है कि वे इंजीनियरों की आने वाली पीढ़ियों को स्वयं को विशिष्ट बनाने के लिए प्रेरित करते रहें। कुकी कुंज में आज बस इतना ही, पर विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारी वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।